Hello everyone, welcome to our lecture series of electromagnetic theory. Student, in the last class we have discussed about multipole expansion and a lot of question also the PYQs on the multipole expansion. In this class we will discuss about polarization, the most important topic for the CSI and NET exam. ठीक है, टॉपिक क्या है नेम हमारा पोलराइजेशन. पोलराइजेशन स्टूडेंट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप इसको नोट कर लीजिए. ये एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है नेट एग्जाम के लिए. ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या है कि पोलराइजेशन क्या है, पोलराइजेशन किसी भी मेटल सब्सटेंस में कैसे होता है, उससे रिलेटेड क्या क्या फैक्टर्स हमारे पास आते हैं और उससे रिलेटेड क्या क्या टर्म्स होते हैं, हाउ टू सोल्व द क्वेश्चन रिलेटेड टू द पोलराइजेशन, वो सभी चीजें हमारा इसमें डिस्कस करने वाला है. ये टॉपिक जो हमारा थोड़ा लेंदी रहने वाला है. ठीक है, इसको हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल जो हमारे लास्ट क्वेश्चन जहाँ पे हमारे स्टार्ट होते हैं वहां तक हम इसको लेके जाएंगे. ठीक है, तो देखिए जब हम बात करते हैं स्टूडेंट किसकी, पोलराइजेशन की, तो पोलराइजेशन में हमारे पास क्या क्या पॉइंट्स आते हैं, क्या क्या टर्म यहाँ पे हम यूज करेंगे. मैंने इसको क्या क्या कुछ पार्ट में डिवाइड किया है. ठीक है, फिर यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1 मिनट स्टूडेंट. ओके देखिए अब क्या है, इससे रिलेटेड पॉइंट्स की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या क्या पॉइंट्स होते हैं. फर्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करती हूँ पोलराइजेशन से रिलेटेड अगर बात चल रही है तो सबसे पहले जो हमारा पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, डाइपोल मोमेंट. क्या आएगा, डाइपोल मोमेंट हम डिस्कस करेंगे. डाइपोल मोमेंट किसके लिए, फॉर डाइलेक्ट्रिक के लिए. ठीक है, फॉर डाइलेक्ट्रिक मतलब कि जो किसी डाइलेक्ट्रिक को whenever a dielectric is placed inside in an external electric field then what will be its dipole moment. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या रहेगा स्टूडेंट कि डाइपोल मोमेंट जब हमारे पास आ जाता है तो आप पहले भी ये पॉइंट्स कर चुके हैं, बिल्कुल वही चीजें हमारे पास यहाँ आएंगी. उसी का आप कह सकते हो कि सिमिलर पोर्शन है या उसकी एनालॉजी है. ठीक है, जैसे आपने वहां पे डिस्कस किया था कि हमारे पास सबसे पहले किसी भी डाइपोल के लिए हम डाइपोल मोमेंट निकालते हैं. उस डाइपोल मोमेंट की हेल्प से हम फिर क्या फाइंड आउट करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं. आफ्टर फाइंडिंग द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी आर एबल टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट टाइम. ठीक है, तो ठीक यही कॉन्सेप्ट जो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं. ठीक है, तो अब इसमें क्या क्या रहेगा, सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इसका डाइपोल मोमेंट ऑफ एनी डाइलेक्ट्रिक. ठीक है, डाइपोल मोमेंट निकालने के बाद फिर हमारे पास यहाँ पे क्या रहेगा स्टूडेंट, सेकंड पॉइंट अगर मैं इसका डिस्कस करती हूँ तो सेकंड पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा. देखिए डाइपोल मोमेंट के बाद हमारे पास आएगा इसके पोलराइजेशन को हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, कि कैसे हाउ इट व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड इनसाइड एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देन हाउ इट कैन बी पोलराइज्ड. ठीक है, तो ये टर्म जो हमारी उसी से रिलेटेड है. सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या रहेगा, सेकंड पॉइंट इसमें रहेगा गोस लॉ फॉर डाइलेक्ट्रिक. गोस लॉ, इससे पहले चलो हम एक चीज और डिस्कस करेंगे, इसको हम बाद में करेंगे. पहले हम करेंगे इसमें बाउंड्री कंडीशन, बाउंड चार्जेस. बाउंड चार्जेस, ठीक है. बाउंड चार्जेस में क्या आएगा स्टूडेंट, देखिए बाउंड चार्जेस में हमारे पास क्या आएगा कि जब हम डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं. ठीक है, डाइपोल मोमेंट हमारा किसकी वजह से होता है, चार्ज की वजह से होता है. ठीक है, अब चार्ज जो है जैसे वहां पे आप पढ़ते थे कि पेयर ऑफ चार्जेस होता है. ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब उसके अंदर चार्जेस हमारे प्रोड्यूस होंगे वो 2 टाइप ऑफ चार्ज होंगे. ठीक है, वो कौन कौन से चार्ज होंगे हमारे पास, जो फर्स्ट रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, सरफेस चार्ज, सरफेस बाउंड चार्ज. इन्हीं का बस मेन रोल है, इन्हीं के अराउंड सारी चीजें घूम रही है. ठीक है, सेकेंड हमारे पास रहेगा इसके अंदर वॉल्यूम बाउंड चार्ज, वॉल्यूम बाउंड चार्ज. ठीक है, ये रहेगा इसके अंदर.
सरफेस बाउंड चार्ज एंड वॉल्यूम बाउंड चार्ज। ये इस तरह के हम लोग 2 टाइप ऑफ चार्जेस के अंदर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। चार्जेस फाइंड आउट हो जाते हैं तो वहां से हम क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल सकते हैं, ठीक है। क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, थर्ड पॉइंट में हमारे पास क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करने के बाद नेक्स्ट टॉपिक में आपको मैं कहलाऊंगी गोस लॉ फॉर डाइलेक्ट्रिक जिसकी हेल्प से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। वी आर गोइंग टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। पोटेंशियल निकल जाता है तो फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट हमारे पास क्या स्टूडेंट, अगर मैं फिफ्थ पॉइंट की बात करती हूँ तो लास्ट इसके अंदर हमारे पास क्या रहने वाला है, वो हमारी रहने वाली है इसके अंदर बाउंड्री कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन, ओके। तो ये जो है इसका हमारा ओवरव्यू रहेगा। एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंड करती हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका पूरे पार्ट का हम ओवरव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक मटेरियल को लेंगे, ठीक है, उसको एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करने के बाद हमें पता है कि उसके अंदर चार्ज कैरियर बनेंगे जो क्या देंगे, हमें एक डाइपोल मोमेंट देंगे। उस डाइपोल मोमेंट को हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। वो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद वहाँ पे हम क्या देखेंगे, उसकी एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी क्या होगी और क्या क्या फैक्टर्स की टर्म्स वहाँ से निकल के आएंगे, कुछ पॉइंट्स हमारे पास वहाँ से निकल के आएंगे, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ठीक है। वो करने के बाद फिर हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे बाउंड चार्ज के बारे में कि डाइपोल मोमेंट किसकी वजह से होता है, हमारे पास चार्जेस की वजह से एग्जिस्ट करता है। वहां पे जैसे हम पेयर ऑफ चार्ज की बात करते थे, जो हमारे पास एक्सटर्नल चार्ज होते थे, यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, सॉरी, 2 तरह के चार्जेस रहेंगे जिसमें हमारे पास क्या रहेगा, इनसाइड में जो चार्ज कैरियर डेवलप होंगे इनसाइड में जो चार्ज कैरियर डेवलप होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, वॉल्यूम बाउंड चार्ज, ठीक है। और जो आउटसाइड में हमारे पास होंगे यानी कि सरफेस पे जो रहेंगे उनको हम क्या देंगे, सरफेस बाउंड चार्ज, ठीक है। उसके बाद ये दोनों ही कैरियर का काम करेंगे स्टूडेंट, चार्ज कैरियर का। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं तो वो हमारे पास यहाँ पे क्या रहेगा, उन चार्जेस की वजह से इसमें क्या आएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करने के बाद हम क्या फाइंड आउट करते हैं, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, गॉस थ्योरम यूज करते हैं, ठीक है। तो देखिए गॉस थ्योरम वाली जब हम टर्म यहाँ पे यूज करेंगे तो इससे रिलेटेड हमारे बहुत सारे फॉर्मूले और बहुत सारी टर्म्स यहाँ पे रिलेशंस आने वाले हैं, ठीक है। इनको हम अलग से एक फिर पेज पे नोट डाउन करेंगे एंड देन इनसे रिलेटेड क्या करेंगे, अपने क्वेश्चंस करेंगे, ओके, ठीक है। लास्ट हमारे पास क्या रहेगा स्टूडेंट, इसकी बाउंड्री कंडीशन रहेगी। बाउंड्री कंडीशन वाला टॉपिक आपने ध्यान में तो हमने इससे पहले भी किया था इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, ठीक है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इसके सरफेस पे बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करके देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे हमारे पास पैरेलल रहेगा, कहाँ पे परपेंडिकुलर रहेगा, क्या इसकी वैल्यूज रहेगी, ओके। सो दिस वाज द टोटल ओवरव्यू फॉर द पोलराइजेशन, ओके। नाउ कम टू द पॉइंट। हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट किसके लिए, पोलराइजेशन, किसकी बात कर रहे हैं हम, पोलराइजेशन की। पोलराइजेशन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। पोलराइजेशन के लिए स्टूडेंट जब हम क्या करते हैं, सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, कोई भी एक मटेरियल है, ठीक है। कौन से मटेरियल की हम बात कर रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हमारा पार्ट जो है यहाँ पे वो किसके बारे में है, डाइलेक्ट्रिक के बारे में। अब सबसे पहला पॉइंट आता है कि व्हाट इज अ डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। जब डाइलेक्ट्रिक की मेरे पास बात आती है स्टूडेंट तो देखिए मैंने क्या किया, मेरे पास 2 टर्म्स है, ठीक है। कौन कौन सी 2 टर्म है, मैंने एक टर्म यहाँ पे यूज की है वैक्यूम, ठीक है, और एक मैंने टर्म यहाँ पे यूज की है क्या, कंडक्टर, ओके। अब इनमें देखिए स्टूडेंट क्या रहेगा हमारे पास, 1 मिनट,
ओके, तो हम बात कर रहे थे वैक्यूम एंड कंडक्टर की, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या रहेगा, एक मेरे पास क्या है, वैक्यूम है, ठीक है। वैक्यूम मतलब जहाँ पे कोई भी मीडियम प्रेजेंट नहीं है, नॉट एनी सोर्स। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट मेरे पास क्या है, यहाँ पे एक कंडक्टर है, ठीक है। कंडक्टर में आपको अच्छे से पता है कि यहाँ पे मेरे पास क्या होते हैं, फ्री चार्ज कैरियर, ठीक है। तो इन दोनों टर्म को समझाने के लिए हम यहाँ पे एक अनदर टर्म यूज कर रहे हैं, एंड द नेम ऑफ दैट टर्म इज व्हाट, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। इलेक्ट्रिकल susceptibility. Electrical susceptibility. ठीक है, ये टर्म है इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। क्या होता है स्टूडेंट, इसको हम काई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ये क्या होती है, दैट अप टू हाउ मच एक्सटेंट ए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कैन बी पोलराइज्ड, उसको हम क्या कहते हैं, उसकी इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी कहते हैं। ये डिग्री को मेजर करती है कि हाउ रेडियली ए डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस या मटेरियल कैन बी पोलराइज्ड। किसी भी सब्सटेंस की जितनी ज्यादा हमारे पास इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी होगी, इट मीन्स कि वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, पोलराइज होगा, ठीक है। ये डायमेंशनल लेस क्वांटिटी रहती है स्टूडेंट, और मेजर किसको करती है, उसके पोलराइजेशन फैक्टर को मेजर करती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे आते हैं, अगर मैं बात करती हूँ किसके लिए, वैक्यूम के लिए। वैक्यूम के लिए मैंने बोला कि यहाँ पे मेरे पास कोई सोर्स नहीं है, कोई सोर्स नहीं है तो पोलराइजेशन कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास क्या रहता है, अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी की, तो इसकी जो ससेप्टिबिलिटी है वो मेरे पास क्या रहती है, जीरो रहती है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आइए स्टूडेंट, किस पे, कंडक्टर पे। ओके, कंडक्टर की मैं बात करती हूँ तो कंडक्टर कैन हैव अ लॉट ऑफ फ्री चार्ज कैरियर, ठीक है। अगर फोर्स है इसके पास फ्री चार्ज कैरियर, तो इजिली क्या करेगा, पोलराइज होगा, ठीक है। तो इन दैट केस हमारे पास इसकी इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी क्या रहेगी, इनफाइनाइट रहेगी, ओके। अब देखो, एक तो बिल्कुल हमारे पास क्या है, लोअर वैल्यू, और एक क्या है मेरे पास, मैक्सिमम वैल्यू है। तो इनके बीच में भी मेरे पास कोई पोर्शन होगा, कोई ऐसा मटेरियल होगा जिसकी जो हमारे पास पोलराइजेबिलिटी है, जो इन दोनों फैक्टर के बीच में लाई करती हो, ठीक है। तो ऐसा कौन सा फैक्टर है जिसकी जो हमारे पास ससेप्टिबिलिटी इन दोनों फैक्टर के बीच में लाई करती है, the name of that factor is, that material is dielectric material, dielectric material, ठीक है। ऐसे नाम दिया जाए स्टूडेंट, तो एक तरीके से डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हमारे क्या होते हैं, एक तरह के इंसुलेटर ही होते हैं। क्या होते हैं, एक तरह के ये इंसुलेटर ही होते हैं। बट द डिफरेंस बीइंग दैट जो परमानेंट हमारे पास एक तरह के इंसुलेटर होते हैं, उनको इलेक्ट्रिक फील्ड में भी रखे तो हमको इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें सभी क्या होते हैं, बाउंड चार्ज होते हैं, ठीक है। अब लेकिन इन डाइलेक्ट्रिक मेटल की मैं बात करते हैं, तो अब सन्स पे तो हमारे पास ये इंसुलेटर के बिहेव करते हैं, ठीक है। और जैसे ही हम क्या करते हैं, इनको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं, देन दैट मटेरियल हैव सम permanent dipole moment, and in that case we can say that material are क्या है, polarized, ठीक है। this is the difference between these materials, okay। now come to the point, मैंने कहा कि एक ऐसा मटेरियल जिसकी हमारे पास पोलराइजेबिलिटी यानी हमारी इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी किसके बीच में लाई करती है, जीरो और इन्फिनिटी के बीच में लाई करती है, ठीक है। तो यहां से मैं क्या कह सकती हूँ कि मेरे पास जो है इसकी काई है, काई की जो वैल्यू है हमारे पास वो कहाँ से कहाँ होगी, जीरो से इन्फिनिटी के बीच में होगी, ओके। किसके लिए, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए। अब एक और टर्म में अगर इसको मैं डिफाइन करना चाहूँ, तो स्टूडेंट आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा, एक पॉइंट हमारे पास आता है, टर्म हमारे पास आती है जिसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन आर, जो हमारे पास क्या होती है, रिलेटिव परमिएबिलिटी, ठीक है। रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होती है हमारे पास, जो क्या बताते हैं ये, कि किसी भी हमारे पास मेटल के अंदर हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस कैन फोर्स कैन पास थ्रू इट, ठीक है। वो क्या करती है, इसकी रिलेटिव परमेबिलिटी को बताती है, ठीक है, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन जो फोर्स पास हो रही है, नहीं हो रही है, कितने अमाउंट में हो रही है, ठीक है। अब बात आती है
इनके लिए स्टूडेंट। अगर मैं बात करती हूँ कि रिलेटिव परमेबिलिटी का इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी के साथ क्या रिलेशन है, ठीक है, तो क्या रिलेशन है हमारे पास, ये क्या आता है हमारे पास, एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू क्या होता है 1 प्लस काई, क्या रहता है, एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू क्या होता है 1 प्लस काई, ठीक है। तो देखो यहाँ पे काई की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 0 है, काई की वैल्यू 0 है, तो इसके लिए मैं क्या कह सकती हूँ कि एप्सिलॉन आर की जो मेरे पास वैल्यू रहेगी वो कितनी रहेगी, 1 रहेगी, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास इसकी वैल्यू कितनी है, इन्फिनिटी है, तो यहाँ से अगर मैं इसको कंपेयर करूँ तो इसके साथ मेरी क्या आ जाएगी, एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, इन्फिनिटी आएगी। यानी कि अगर मैं इनकी परमेबिलिटी की बात करती हूँ स्टूडेंट, तो परमेबिलिटी जो है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए, किसके लिए, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए कहाँ पे लाई करती है, परमेबिलिटी फॉर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, permeability for dielectric material lies between 1 to infinity, 1 to infinity. So this was totally about the dielectric material कि हमारे पास होते क्या, एक तरह के इंसुलेटर होते हैं जिनकी ससेप्टिबिलिटी 0 से इन्फिनिटी के बीच में रहती है और परमेबिलिटी 1 से इन्फिनिटी के बीच में रहती है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, हमने बोला कि हमारे पास डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट किसके, डाइलेक्ट्रिक के टाइप की, टाइप ऑफ डाइलेक्ट्रिक। इसकी हम बात कर रहे हैं टाइप ऑफ डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या रहेगा, अब टाइप ऑफ डाइलेक्ट्रिक की जब मैं बात करती हूँ तो आप ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये चीजें वैसे तो, फिर भी मैं आपको एक बार इनका ओवरव्यू दे रही हूँ। दो तरह की रहते हैं हमारे पास, पोलर डाइलेक्ट्रिक, पोलर डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। और सेकेंडली हमारे पास कौन सा होता है इसमें, सेकेंडली हमारे पास कौन से होते हैं इसमें, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, नॉन पोलर कौन से रहते हैं, डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। ये दो केस होते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले हम बात करते हैं किसके लिए, फॉर द पोलर डाइलेक्ट्रिक के लिए, ठीक है। देखो पोलर डाइलेक्ट्रिक में हमारे पास क्या कंडीशन होती है, अगर इसके बारे में हम डिस्कस करें तो सबसे पहली बात कि ये ऐसे डाइलेक्ट्रिक होते हैं जिसमें हम किसकी बात करते हैं, जैसे कि पोल की फॉर्मेशन होती है। पोल की फॉर्मेशन होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे मेरे पास इसके अंदर क्या होता है कि एक मान लीजिए मेरे पास क्या है, कंप्लीट मटेरियल है जिसके अंदर क्या है, लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। अगर मैं किसी एक मॉलिक्यूल की बात करती हूँ स्टूडेंट, तो मान लीजिए जैसे मेरे पास क्या है, एक इसके अंदर कोई भी एक मॉलिक्यूल के अंदर मेरे पास क्या है, यहाँ पे कोई एक चार्ज कैरियर है, ठीक है। तो मान लीजिए कि जिसमें हमारे पास क्या है, इसके पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या करते हैं, इसके सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज डू नॉट कोइंसाइड विद ईच अदर, और यू कैन से कि इनके बीच में क्या रहता है, स्मॉल सेपरेशन रहता है। और यू कैन से कि इस कंडीशन में हमारे पास इनका क्या होता है, परमानेंट क्या होता है इनका, हमारे पास डाइपोल मोमेंट होता है, क्या होता है इनका, परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं नॉन पोलर की, तो नॉन पोलर हमारे पास कौन से होते हैं, वो सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज क्या करता है, कोइंसाइड विद ईच अदर, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या होता है, डू नॉट हैव एनी परमानेंट डाइपोल मोमेंट, डू नॉट हैव एनी परमानेंट डाइपोल मोमेंट, क्योंकि इसमें कोई भी सेपरेशन नहीं होता, कोइंसाइड कर जाते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट कि अगर मैं एक मॉलिक्यूल पे फोकस करती हूँ तो उसका तो परमानेंट डाइपोल मोमेंट है, बट अगर मैं ओवरऑल पूरे एक मटेरियल की बात करती हूँ, इन दैट केस मेरे पास जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो क्या रहता है, इसका 0, वेदर इट इज क्या है, पोलर डाइलेक्ट्रिक और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक।
दोनों के केस में नेट अगर मैं डाइपोल मोमेंट की बात करती तो हमेशा ही क्या रहता है, जीरो रहता है इन बोथ केसेस। इन बोथ केसेस, इन both cases net dipole moment क्या रहता है, जीरो, इज जीरो in the absence of in the absence of external इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अगर जब तक हमको ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करते तो नेट डाइपोल मोमेंट क्या रहेगा, जीरो रहेगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट के एग्जांपल्स की, आप 12th क्लास तक मेरे से स्टार्ट कर चुके हो, सारी चीज़ें ये पढ़ चुके हैं। पोलर के अंदर हमारे पास फॉर एग्जांपल क्या आते हैं, लाइक HCl, CH4, H2O, कुछ इस तरह के जो है इसके अंदर एग्जाम्पल रहते हैं। इसके अगर हम बात करते हैं तो इसमें आप क्या डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि हमारे पास N2 डाई एटॉमिक जो मॉलिक्यूल्स होते हैं लाइक H2, ठीक है, और या फिर O2, कुछ इस तरह के हमारे पास इसके अंदर क्या रहते हैं, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक रहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट हम बात करते हैं अब इनके पोलराइजेशन की। ये तो था व्हेन अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट पॉइंट इज केस फर्स्ट हमारे पास क्या है, व्हेन पोलर डाइलेक्ट्रिक ठीक है is placed in external इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अगर हमारे पास क्या है, किसी पोलर डाइलेक्ट्रिक को हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो हमारे पास क्या कंडीशन रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले कंसीडर कीजिए, मान लीजिए हमारे पास क्या है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब है। ये मेरे पास क्या है, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है। ठीक है, और इसके अंदर हमने इसके ऊपर क्या किया, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट देखिए कि जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल अप्लाई किया है, मान लीजिए ये मेरे पास पॉजिटिव टर्म है इसकी। ठीक है, और ये जो है मेरे पास यहाँ पे इसके ये पॉजिटिव टर्म है। ठीक है, एंड दिस इज नेगेटिव टर्म। दिस इज द डायरेक्शन फॉर अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट। ठीक है, ये अब जो मेरे पास ये डाइलेक्ट्रिक है स्लैब है स्टूडेंट, इसके अंदर हमारे पास क्या है, कंसिस्टिंग ए लार्ज नंबर ऑफ क्या है, डाइपोल कंसिस्टिंग लार्ज नंबर ऑफ क्या होते हैं इसके अंदर, मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, उनके जो हम बात करते हैं तो वो कुछ इस तरीके से हमारे पास रिप्रेजेंटेड होते हैं कि मान लीजिए ये है हमारे पास, अगर मैं करती हूँ अब्सेंस की बात, तो अब्सेंस में मैं पहले बात करती हूँ। ठीक है, इधर मैं आपको बताती हूँ कि अगर मेरे पास क्या है, ये एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ स्टूडेंट किसकी, अब्सेंस की, तो ये जो मेरे पास मॉलिक्यूल है वो क्या रहते हैं, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। रीजन क्या है इसका कि नेट डाइपोल मोमेंट जीरो क्यों रहता है, कि ये क्या होते हैं, रैंडमली जो है डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, कि कहीं पे हमारे पास क्या है, नेगेटिव है, और कहीं कोई किसी की कोई डायरेक्शन है और किसी की कोई डायरेक्शन है। ठीक है, तो नेट जो है क्या करते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करते हैं, जिस वजह से इसमें जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो क्या रहेगा, जीरो रहेगा। अच्छा, ध्यान रहे कि इसके अंदर डाइपोल मोमेंट को हम स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करेंगे। एक टर्म और आएगी पोलराइजेशन, जिसको मैं बार बार कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करूँगी। ठीक है, तो स्मॉल पी की वैल्यू यहाँ पे जीरो क्यों हो गई, क्योंकि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन के एक दूसरे के अपोजिट है, रैंडमली ओरिएंटेड है, तो नेट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये केस कब है हमारे पास, व्हेन द डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज नॉट प्लेस्ड इनसाइड एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड।
ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट किसके लिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं ओके तो देखिए नेक्स्ट अब हम बात करते हैं किसके लिए, व्हेन प्लेस्ड इनसाइड एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इसके जो जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है हमारे पास, जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अरेंज देमसेल्व्स, वो अपने आप को अरेंज करते हैं किस तरीके से कि उनका जो पॉजिटिव चार्ज है शिफ्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो नेगेटिव चार्ज है वो किसकी टुवर्ड्स शिफ्ट हो जाता है, पॉजिटिव प्लेट की तरफ। ठीक है, यानी कि कुछ इस तरीके से इसमें फॉर्मेशन होती है। ये अगर मैं बात करती हूँ इसके लिए नेगेटिव पॉजिटिव, कुछ इस तरीके से इसके हमारे पास क्या रहती है, डायरेक्शन जो है खुद को फिर ये अरेंज कर लेते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से जब तक हम अप्लाई नहीं करते तब तक तो डाइपोल मोमेंट क्या रहेगा, जीरो रहेगा। लेकिन जब हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाता है कि एक डाइपोल मोमेंट इसके अंदर इंड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, कैसे, देखिए मेरे पास जो है यहाँ पे ये वाले चार्ज कैरियर की अगर मैं बात करूँ, ये जो है सरफेस के अलाउंग कहाँ पे है, और ठीक ऐसे ही इसमें ये वाले जो चार्ज कैरियर है जो बिल्कुल इसके सरफेस पे है, इनको हम क्या बोलेंगे, सरफेस चार्ज कैरियर, सरफेस चार्ज कैरियर कि सरफेस के अलोंग हमारे पास चार्ज है। ठीक है, अब जो बाकी हमारे पास बचे स्टूडेंट्स, बाकी हमारे पास कौन से बच गए, रिमेनिंग जो है ये वाला, ये वाला जो पोर्शन है हमारे पास, ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है, ये क्या करते हैं एक दूसरे के इफेक्ट को, क्योंकि ये बल्क की हम बात कर रहे हैं इनसाइड की, ये क्या करते हैं एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं, या हम ये कहें कि इसके अंदर क्या हो जाता है हमारे पास एक तरीके से कैंसिलेशन, कैंसिलेशन, या आप ये कह सकते हैं कि क्या हो जाता है, रिकम्बिनेशन, रिकम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाता है। ठीक है, बट ध्यान रहे कि जो ये कैंसिलेशन या रिकम्बिनेशन हो रहा है कि कंप्लीट का नहीं होता, वो कितने अमाउंट में होता है, दैट टोटली डिपेंड अपॉन द अप्लाइड या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, कि जितना मतलब हम क्या करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे इसके अंदर, उतना ही क्या होगा, इसका कैंसिलेशन या फिर रिकम्बिनेशन होगा हमारे पास मॉलिक्यूल्स का इनसाइड द, या बल्क में जो हमारे पास क्या है इसके चार्ज कैरियर है उनका। ठीक है, या हम ये बात करें कि यहाँ पे इनसाइड में जो है नेट डाइपोल मोमेंट जीरो ना होके, बट जीरो को क्या कर जाता है, टेंड कर जाता है, भाई कुछ ना कुछ वैल्यू तो रहेगी इसकी, सारे जीरो नहीं होंगे। बट अगर मैं बात करती हूँ कंडक्टर की, ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ स्टूडेंट किसकी, कंडक्टर की, तो कंडक्टर में मेरे पास क्या होते हैं, फ्री चार्ज कैरियर होते हैं। ठीक है, जो फ्री चार्ज कैरियर आपको अच्छे से पता है कि किसकी तरफ मूव करेंगे, मूव टुवर्ड्स से किसकी तरफ कर जाएंगे, सरफेस की तरफ। तो इनसाइड में जितने भी वो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, यानी कि इनसाइड में बल्क में हमारे पास वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड के जो इसका मतलब डाइपोल मोमेंट है वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सभी चार्ज कैरियर कहाँ पे आ गए, इसके सरफेस पे। ठीक है, तो इनसाइड की अगर बात करें तो इनसाइड में वॉल्यूम बाउंड चार्ज हमारे पास वहां पे एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि नेट डाइपोल मोमेंट वहां पे क्या हो गया, जीरो। किसके लिए, फॉर द कंडक्टर, आपको याद रखना है किसके लिए, कंडक्टर के लिए। कंडक्टर के लिए तो हमारे पास वहां पे क्या होगा, वॉल्यूम बाउंड चार्ज जीरो होगा, केवल कौन सा सरफेस चार्ज एग्जिस्ट, कौन सा चार्ज एग्जिस्ट करेगा, ओनली सरफेस बाउंड चार्ज एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करती हूँ स्टूडेंट किसकी, पोलर डाइलेक्ट्रिक या नॉन पोलर किसी भी तरह के डाइलेक्ट्रिक की, तो इसके इनसाइड में नेट जीरो ना आके कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, और वो जो फॉर्मूला होगा ये हमारे पास कुछ इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज कैरियर, नेगेटिव चार्ज कैरियर, तो इसके अंदर भी क्या होगा हमारे पास, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, इसकी जो डायरेक्शन हमारे पास रहेगी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो डायरेक्शन हमारे पास क्या रहेगी, कुछ इस तरीके से रहेगी, ये विच इज अपोजिट टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड।
ठीक है। अब देखो, एक तो है जो डायरेक्शन में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है, एक वो है जो इसके अपोजिट में इंड्यूस हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं नेट की बात करूँ, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का काम क्या है, ये क्या करता है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट को रिड्यूस करता है, डिक्रीज करता है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैं बात करती हूँ तो ई, जिसको हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर क्या बोलते हैं हम, डिक्रीज जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो हमारे पास क्या आएगा, इज इक्वल्स टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और इस ए की जो वैल्यू होती है, इस ए की जो वैल्यू होती है, दैट इज इक्वल्स टू ई नोट बाय एप्सिलॉन आर, मतलब मीडियम पे डिपेंड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पर इसके अंदर हमने क्या कहा कि इसके अंदर क्या हो जाएगा, इसका डाइपोल मोमेंट जनरेट हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा। और उस डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन अगर आप मेरे को देख के बताएंगे तो क्या डायरेक्शन रहेगी यहाँ पर, ये हमारे पास क्या है, देखो नेगेटिव, और ये क्या है पॉजिटिव। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी कि इस तरीके से ये जो है हमारे पास किसकी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन रहेगी। ठीक है, यानी कि जितना ज्यादा हम यहाँ पे क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, या फिर हम ये कहें कि उतना ही ज्यादा क्या होगा वहां पे उसका डाइपोल मोमेंट होगा। ठीक है, क्या कहा हमने कि जितना ज्यादा इसके अंदर हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, उतना ज्यादा इसका क्या होगा, डाइपोल मोमेंट होगा। या हम ये कहें कि जो इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट है, या हम ये कहें कि इंड्यूस्ड जो डाइपोल मोमेंट है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के, और दोनों की डायरेक्शन भी क्या है, सेम है। ठीक है, कि ग्रेटर इज द अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, मोर विल बी द क्या होगा इसके अंदर, डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। यहां से मैं आपको एक टर्म बताती हूँ स्टूडेंट, ये टर्म भी हमारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इस टर्म से भी हमारे टिफर वगैरह में क्वेश्चन आ चुके हैं। एक टर्म नोट डाउन कीजिए, उस टर्म का नाम हमारे पास क्या है, दैट टर्म, फर्स्ट टर्म आ गई हमारी एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी, एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी। इसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट टर्म है हमारी एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी। 1 मिनट। ओके, कम टू द पॉइंट, एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी। चलो इसको हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं एक बार इसी टर्म को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। टर्म है हमारी फर्स्ट एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी। रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी को डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम मानते हैं ए परमिटिव मॉडल ऑफ एटम, क्या किया इसने, कंसीडर्ड that it consists of a positive charge. It consists of a positive charge surrounded by a uniform distribution of किसका, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेगेटिव चार्ज, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेगेटिव चार्ज इन spherical form, in spherical shell with radius a.
विद रेडियस ए। ठीक है, क्या कहता है देखिए, ये कहता है कि मेरे पास यहाँ पे एक एटम की जैसे मैं बात करती हूँ, ठीक है, एक एटम के अंदर जो मेरे पास क्या है, यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और उसके चारों ओर जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन किसका है, इलेक्ट्रॉन्स का है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या कहता है स्टूडेंट, कि हमारे पास क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई करते जब तो इसके अपने रहते, इसके चारों मूव करते, वही केस रहेगा, ठीक है। जैसे ही हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में इसकी शेप स्फेरिकल न रह के, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते ही इसकी शेप जो है हमारे पास स्फेरिकल न रह के क्या हो जाती है, ये डिस्टोर्टेड हो जाती है, क्या हो जाती है, डिस्टोर्टेड, ठीक है। कि शेप ऑफ हमारे पास क्या है, एटम, शेप ऑफ एटम डिस्टोर्टेड ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड, ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है। और कब तक रहती है, जब तक कि वो क्या है, इसके अंदर जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बोला था ना, जैसे इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाता है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल नहीं हो जाता तब तक, ठीक है। एंड चेंजेस till induced electric field becomes equal to applied electric field। जब तक कि इसके इक्वल हो जाए तब तक ये क्या होता रहता है, चेंज होती रहती है, ठीक है। तो अब देखिए स्टूडेंट कि जब हमारे पास इसका सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज इनकी शेप हमारे पास चेंज होगी, तो इसके अंदर मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, क्या आएगा आप बताइए, कि इसके अंदर मेरे पास कुछ ना कुछ क्या आएगा, डाइपोल मोमेंट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहता है कि ये जो डाइपोल मोमेंट इसमें इंड्यूस हमारे पास हुआ है, ये जो डाइपोल मोमेंट हमारे पास इंड्यूस हुआ है P, ठीक है, P इंड्यूस्ड जो हमारे पास हुआ है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, हमने क्या कहा था, वो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल था। बट हमने क्या कहा अभी कि ये किसके इक्वल हो जाता है, टिल जब तक कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल ना हो जाए। यानी कि अगर मैं यहाँ पे P इंड्यूस्ड जो है हमारे पास, P इंड्यूस्ड वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, A इंड्यूस्ड के, ठीक है। अब देखिए जो ये हमारे पास है ए इंड्यूस्ड इनसाइड है, क्या है हमारे पास, ए इंड्यूस्ड इनसाइड ए सेल है, ठीक है। और ये जो है हमारे पास ए इंड्यूस्ड इनसाइड ए सेल, इसकी वैल्यू आप निकाल चुके हैं ऑलरेडी, कितनी आई थी हमारे पास, रो डी बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, ये आपको वहां पे निकाल के आए थे, लाना आपको, वहां पे हमने इनसाइड आउटसाइड में जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था तब, ठीक है। तो इस प्रोपोर्शनलिटी फैक्टर को हम हटाते हैं तो स्टूडेंट यहाँ पे मेरे पास एक वैल्यू आती है जिसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे अल्फा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अल्फा, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा, दिस P इंड्यूस्ड इज इक्वल टू अल्फा, और साथ में मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये E की वैल्यू रखो, रो डी बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट डाइपोल मोमेंट, जो ये इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट है वो किसके इक्वल होता है, चार्ज मल्टीप्लाइड डिस्टेंस के इक्वल होता है, चार्ज इधर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन देम, ठीक है। तो इसको हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पे इसको हम ले सकते हैं Q इनटू क्या हो गया मेरे पास T, ये हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से मेरे पास क्या आया वैल्यू अल्फा, और रो को हम क्या ले सकते हैं, इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए तो क्या होता है हमारे पास, ये चार्ज बाय क्या रहता है, वॉल्यूम, इनटू में क्या है ये मेरे पास डी, बाय में कितना हो जाएगा 3 एप्सिलॉन नॉट। सो डी से ये जो डी है, डी से जो डी है मेरे पास ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो देखिए और चार्ज से चार्ज कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से वी कैन कंक्लूड दैट अल्फा, अल्फा हमारे पास क्या था, एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, यहाँ पे 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या आ गया हमारे पास V, दिस इज द एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी,
पोलराइजेबिलिटी। एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी क्या हमारे पास? एबिलिटी टू polarize any atom, polarize any atom, कि कोई एटम जो हमारे पास कितना पोलराइज हो रहा है वो कौन डिफाइन करता है? इसके एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी डिफाइन करता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो है फर्स्ट फॉर्मूला हमारा आ चुका है, इसको आप लर्न रखिए। अब इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है अल्फा इक्वल्स टू क्या है? 3 एप्सिलॉन नॉट बी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए इसी फॉर्मूला से रिलेटेड। क्वेश्चन लिखिए हमारे पास क्या है। टीफर 2018 में ये क्वेश्चन आया था हमारे पास। देखिए क्वेश्चन क्या है। एन एटम ऑफ एटॉमिक नंबर Z is an atom of एटॉमिक नंबर कितना है हमारे पास? Z है। ठीक है, कैन बी मॉड्यूल एज ए पॉइंट, कैन बी मॉड्यूल as a point surrounded by uniform negative charge, can be surrounded as module as a point surrounded by a negative charge। ठीक है, solid sphere of radius a, solid sphere of a radius कितना है हमारे पास? ए। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या कहता है। their electrical polarizability of this atom is defined as the electrical एक मिनट, ओके, देखिए क्या है हमारे पास। द इलेक्ट्रिकल पोलराइजेबिलिटी ठीक है, किसके लिए? ऑफ दिस एटम is defined as alpha equals to P E by E। इसको हम ऐसे डिनोट कर देते हैं, दिस इज अल्फा इक्वल्स टू पी ई बाय क्या हमारे पास? E। ठीक है, देखिए अब आगे कहता है पी ई इज द इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट, पी ई is the induced dipole moment। ठीक है, on application of electric field, on application of किसका? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या कहते हैं। देन अल्फा इज
ये हमारे पास क्या है, इसके ऑप्शंस भी चलो मैं आपको नोट डाउन करवा देती हूँ। इसके ऑप्शन है हमारे पास, फर्स्ट ऑप्शन है इसका 8 एप्सिलॉन नॉट 8 पाई एप्सिलॉन नॉट बाय आर। ये है मेरे पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाय आर। ठीक है, थर्ड क्या है हमारे पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। एंड फोर्थ है हमारे पास 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ओके, तो देखिए ये क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन देख के कहोगे कि इतना आसान क्वेश्चन। ठीक है, देखिए कैसे है। एन एटम ऑफ एटॉमिक नंबर कितना हमारे पास सेट है, कैन बी मॉड्यूल्ड एज ए पॉइंट सराउंडेड, कैन बी मॉड्यूल्ड एज ए पॉइंट चार्ज। ठीक है, कैन बी मॉड्यूल्ड एज ए पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज है सराउंडेड बाय नेगेटिव चार्ज, मतलब एक एटम की तरह ही तो बता रहा है कि पॉजिटिव चार्ज और ये क्या है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, क्या कहता है कि इसका रेडियस हमारे पास कितना है, यहाँ पे ए है, इसका रेडियस कितना है, ए है। द इलेक्ट्रिकल पोलराइजेबिलिटी जो इस एटम की है उसकी वैल्यू गिवन हमारे पास P इक्वल्स टू अल्फा ए, यानी कि वही बात तो होगी जो हमने बोला था, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, जिस कंफ्यूजन के लिए गिवन है। ठीक है, आगे क्या कहता है कि P इज क्या है, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट है ऑन दिस एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, देन अल्फा इक्वल्स टू, आपको पता ही है इसकी वैल्यू, अल्फा इक्वल्स टू हमारे पास क्या आया था, 3 एप्सिलॉन नॉट वी आया था। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, अल्फा इक्वल्स टू अल्फा अल्फा इक्वल्स टू हमारे पास क्या था, 3 एप्सिलॉन नॉट वी था। तो 3 एप्सिलॉन नॉट किसके बात कर रहे हैं हम, स्फेरिकल शेल की बात कर रहे हैं, स्फीयर की। तो ये कितनी हो जाएगी वॉल्यूम हमारे पास 4/3 पाई, आर की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए क्यूब। सो दिस विल कैंसिल आउट, ये क्या आ गया मेरे पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यूब। आर के टर्म में गिवन है तो यहाँ पे आर ले लेना, अगर ए की टर्म में गिवन है तो इसको ए ले लेना, मैं जैसे इसको ए की टर्म में दे देती हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास आप चेक करके बता दीजिए हमारे पास इसका रिजल्ट क्या रहेगा। कितना इजी क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो नोट डाउन कीजिए इसको। नेक्स्ट देखिए क्या है, ओके ना कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट हमारे पास क्या था, देखिए स्टूडेंट हम डिस्कस क्या कर रहे थे, हम बात कर रहे थे किसके लिए, हम बात कर रहे थे अपने कि जब हमने एक पोलर डाइलेक्ट्रिक को किसके अंदर रखा है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है, तो वहां से हमारी एक टर्म आ चुकी जो हमने अलग अपनी नोट डाउन कर ली। ठीक है, हम वापस से अपने टॉपिक पे आते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा था कि व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक पोलर डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड इनसाइड एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, तो जितने भी हमारे पास क्या है, इसके हमारे पास मॉलिक्यूल्स है वो खुद को क्या करेंगे, अरेंज करेंगे इन सच ए वे दैट, क्या करता है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो सरफेस पे किसकी तरफ मूव करेगा, इसके नेगेटिव प्लेट की तरफ, और जो नेगेटिव वो किसकी तरफ, पॉजिटिव की तरफ। ठीक है, लेकिन इसमें हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो नेट डाइपोल मोमेंट है नॉट इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, नॉट इक्वल्स टू क्या हमारे पास जीरो है। इन दैट सिचुएशन रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E इक्वल्स टू E नॉट माइनस EP रहेगा। ठीक है, तो इस केस में जब मैं बात करती हूँ स्टूडेंट किसके लिए, पोलर डाइलेक्ट्रिक के लिए, तो ऑब्वियसली बात है, जब मैंने कहा कि इनसाइड में इसके डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है, इट मीन्स इसके अंदर दोनों तरह के चार्ज कैरियर प्रेजेंट है। ठीक है, इट मीन्स इसके वॉल्यूम में भी हमारे पास कुछ न कुछ डाइपोल मोमेंट रहेगा और इसके सरफेस पे भी कुछ न कुछ डाइपोल मोमेंट रहेगा। इट मीन्स यहाँ पे हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और बाउंड चार्ज डेंसिटी दोनों का है ना फाइंड आउट। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट चलिए स्टूडेंट, ये तो मेरे पास किसके लिए था, मैंने पोलर डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए केस नंबर सेकंड। केस नंबर सेकंड हमारे पास क्या है, केस सेकंड हमारे पास क्या है, व्हेन ए नॉन पोलर क्या किया, डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड, डाइलेक्ट्रिक is placed in an external electric field, in an
एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इसकी हम बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है कि नॉन पोलर का हमें पता है कि मैं पहले हम सिंपल डायग्राम लेते हैं इसका। ठीक है, जब हम बात करते हैं कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई नहीं किया, इन दैट केस हमारे पास क्या होगा कि मान लीजिए ये मेरे पास क्या है, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है। ठीक है, इसके अंदर अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया है तो हमारे पास क्या होता है कि जितने भी सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज क्या करते हैं हमारे पास यहाँ पे, जैसे कि ये मेरे पास एक एटम है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एटम इसके अंदर मेरे पास यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, जिसके हमारे पास क्या है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या करते हैं, कोइंसाइड कर जाते हैं, और नेट जो डाइपोल मोमेंट है इसके इनसाइड में वो हमारे पास क्या रहता है, जीरो। ठीक है, जब इसमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू क्या होती है, जीरो। ठीक है, सेकंड केस स्टूडेंट हम क्या लेते हैं इसके अंदर, अब मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, अब इसी को हमने क्या किया, ये मेरे पास एक डाइलेक्ट्रिक है। ठीक है, और इसको जो है मैंने किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या रहेगा, दिस इज द डायरेक्शन फॉर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, जैसे ही मान लीजिए मैं एक सिंगल एटम की मैं बात करती हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास क्या होगा कि मान लीजिए जैसे इसमें सेंटर ऑफ हम क्या कहते हैं कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज क्या कर जाता है, कोइंसाइड कर जाता है। लेकिन जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इसके अंदर जो है इसकी शेप हमने क्या बताया था, इट स्टार्टेड टू डिस्टोर्शन, या फिर चेंजेस होना स्टार्ट हो जाती है। कुछ इस तरीके से होता है कि इसकी नेगेटिव प्लेट की तरफ कौन मूव करेगा, पॉजिटिव चार्ज, एंड पॉजिटिव की तरफ क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज। यानी कि अब ये स्फेरिकल शेप में ना रहकर इसकी जो शेप है वो क्या हो चुकी है, डिस्टोर्टेड हो चुकी है, यानी कि अब किसी इलिप्टिकल शेप में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें स्टूडेंट यहाँ से, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास क्या निकल के आता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये निकल के आता है कि अब इसके नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज में कोई ना कोई सेपरेशन हो जाता है, स्मॉल डी, जो कि क्या हमारे पास वेरी वेरी स्मॉल है, बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस होता है ये। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट ही पॉइंट ये और क्या है कि जैसे ही इसके अंदर कोई ना कोई सेपरेशन हमारे पास जनरेट होगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में ए फोर्स कम्स इनटू प्ले, फोर्स कम्स इनटू प्ले, और उस फोर्स को हम क्या कहेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करने की कोशिश करते हैं, इनको वापस से अपने पास लेके आने की कोशिश करते हैं। बट जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वजह से इसमें क्या जनरेट हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास इसके अंदर इसके डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ से हम ऑब्जर्व करें स्टूडेंट, तो यहाँ से हमारे पास क्या पॉइंट निकल के आता है कि इसके अंदर भी हमारे पास कुछ इस तरीके से शेप बन जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से इसके अंदर हमारे पास क्या हुआ, देयर विल बी सम नेट डाइपोल मोमेंट व्हेन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। तो यहाँ पे हमारे पास जो है इसके अंदर जो है कुछ ना कुछ नेट डाइपोल मोमेंट होगा। ओके, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये इसका कुछ ना कुछ नेट डाइपोल मोमेंट जो है यहाँ पे रहेगा। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आइए स्टूडेंट कि जब हम कहते हैं कि इसके अंदर कोई ना कोई नेट डाइपोल मोमेंट होगा, यानी कि E इक्वल्स टू, इसमें भी देखा जाए तो हमारे पास क्या हो जाएगा, E नोट माइनस ई पी। यही कैसे रहेगा कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में से हमारे पास क्या होगा, एक इसके अंदर खुद एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, है ना, जो इसके क्या करेगा, डायरेक्शन का अपोज करेगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा हमारे पास, ई नोट माइनस ई पी होगा। ठीक है, हमेशा याद रखना स्टूडेंट, अगर मैं बात करती हूँ किसी कंडक्टर की या फिर किसी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की,
किसी कंडक्टर के लिए या यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के लिए हमेशा वॉल्यूम बाउंड चार्ज क्या रहता है, जीरो रहता है, केवल चार्ज कहाँ एग्जिस्ट करेगा, ऑन द सरफेस ऑफ द मटेरियल, ठीक है। लेकिन अगर मैं किसी भी, चाहे वेदर इट इज अ पोलर डाइलेक्ट्रिक और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, अब्सेंस में दोनों का डाइपोल मोमेंट जीरो रहता है, और प्रेजेंस की अगर मैं बात करती हूँ तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मेरे पास क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। और दूसरी जो डाइपोल मोमेंट इसके अंदर बनेगा वो किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। मोर विल बी द मैग्नीट्यूड, मोर विल बी द क्या रहेगा, डाइपोल मोमेंट, जो अभी हम डिस्कस करके आए हैं, ठीक है। तो देखिए अब यहां से मेरे पास एक पॉइंट निकल के आया है, वो जो पॉइंट निकल के आया उसको हम डिस्कस करें। मेरे पास पॉइंट निकल के आया डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट, ये हमारे सेकंड पार्ट पे अब हम पहुंच गए। जब मैं बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको करा रही थी तो मैंने कहा था कि जब सारी थ्योरी हम कंप्लीट करेंगे तो फर्स्ट स्टेप जो रहेगा वो हमारा किसका रहेगा, डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो देखिए बात करते हैं स्टूडेंट इसके डाइपोल मोमेंट की, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट के केस में हमारे पास क्या रहेगा कि जब मैं एक चार्ज के लिए बात करती थी, एक चार्ज के लिए वैक्यूम में बात करती थी, ठीक है। अगर वैक्यूम में हम किसी चार्ज की वजह से, मेरे पास जैसे ये चार्ज है, इसकी वजह से पेयर ऑफ चार्ज की मैं बात करती हूँ तो मेरे पास डाइपोल मोमेंट यहाँ पे क्या रहता था, चार्ज मल्टीप्लाई से सेपरेशन रहता था, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँ स्टूडेंट, वो देखिए एक बार कि मान लीजिए मेरे पास क्या है, कोई एक आर्बिट्रेरी वॉल्यूम है, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास क्या है, एक कोई आर्बिट्रेरी मटेरियल है और इसके अंदर मैंने क्या किया, कोई एक आर्बिट्रेरी वॉल्यूम ले ली डीवी, लाइक इसकी डीवी कोई वॉल्यूम ले ली, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास क्या कहा है, इस पोर्शन में हमने क्या कहा है कि इतने पार्ट की जब मैं बात करती हूँ, इसकी वॉल्यूम मेरे पास कितनी है, डी वी नहीं डी टाउ ले लो, ठीक है। तो इसकी वॉल्यूम हमारे पास कितनी है, डी टाउ, ठीक है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या कहता है कि इसमें स्मॉल अमाउंट में डाइपोल मोमेंट रहेगा, जिसको हम क्या कहेंगे, इसका डीपी कहेंगे, क्या बोलेंगे हम, डीपी बोलेंगे, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पे तो देखिए डाइपोल मोमेंट जो इंड्यूस्ड हुआ है स्मॉल वॉल्यूम के अंदर वो कितना है, मेरे पास डीपी आया, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पे कि यहाँ पे हम एक क्या है, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, हमने कहा था कि पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। पोटेंशियल ड्यू टू, अगर मैं किसकी बात करती हूँ, पॉइंट चार्ज की, क्या है मेरे पास, पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। वैक्यूम में अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ से मेरे पास v की वैल्यू क्या आई थी स्टूडेंट, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये रिजल्ट आया था, आपको याद है तो, ठीक है। अब उसके बाद देखो जब पॉइंट चार्ज की वजह से मेरे पास पोटेंशियल हम निकाल चुके, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे मेरे पास क्या बना है, यहाँ पे मेरे पास बना है एक डाइपोल, क्या बना है, डाइपोल। डाइपोल की वजह से भी पोटेंशियल हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये टॉपिक मैंने आपको कराया था कि मेरे पास अगर क्या है, एक डाइपोल है, कि मेरे पास अगर एक डाइपोल है तो इसकी वजह से अगर हम किसी पी पॉइंट पे आर डिस्टेंस पे अगर मैं क्या निकालती हूँ, इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालती हूँ, तो वहां पे v की वैल्यू जरा आप मेरे को बताएंगे क्या आई थी, p cos ऑफ थीटा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना आया था, r स्क्वायर, कोई ऐसी वैल्यू आई थी, ठीक है। अगर इसको हम आर वेक्टर की फॉर्म में लेते हैं स्टूडेंट, तो वहां से हमने एक रिजल्ट और किया था, अगर आपको याद हो तो, इसको मैंने बहुत बार ये आपको फॉर्मूला में बता चुकी हूँ, मैंने वो कहा भी था कि काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, दिस इज पी डॉट आर कैप बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगा मेरे पास, आर स्क्वायर। दिस वाज व्हाट, पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल, पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल, ये चीजें हम कर चुके हैं यहाँ तक, ठीक है। एक मिनट दीजिए मेरे को, ओके।
देखिए क्या है हमारे पास, हम बात कर रहे थे किसके लिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल के लिए, जिसका रिजल्ट हमारे पास क्या आया था, पी डॉट आर कैप बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, अब मेरे पास में इसमें स्टूडेंट अपनी सेकंड टर्म को इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ। अभी तक हम एक टर्म को इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, मैं साथ साथ आपको ये चीजें बताते रहूंगी। ठीक है, फर्स्ट टर्म हमने कौन सी इंट्रोड्यूस की थी, एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी। ठीक है, जिसमें अल्फा की वैल्यू आई थी 3 एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, अब सेकंड जो टर्म यहाँ पे मैं इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ उसका आप नाम नोट कर लीजिए। सेकंड टर्म है मेरे पास यहाँ पे पोलराइजेशन वेक्टर। उसमें इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे आगे डेरिवेशन के लिए। ठीक है, इसको अभी एक बार यहीं पे रख लीजिए। नेक्स्ट हम जो इंट्रोड्यूस करने वाला टर्म वो हमारी क्या है, पोलराइजेशन वेक्टर, जिसको मैं यहाँ पे किस फॉर्म से डिनोट करूंगी स्टूडेंट, यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करूंगी कैपिटल वेक्टर, कैपिटल पी से। मैंने आपको बताया था ना, डाइपोल मोमेंट को स्मॉल पी से लेंगे और कैपिटल पी से पोलराइजेशन वेक्टर को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमने क्या डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किया था कि मान लीजिए मेरे पास क्या है कि एक आर्बिट्रेरी मेरे पास क्या कोई मटेरियल की शेप है। ठीक है, इसके अंदर मेरे पास क्या है, यहाँ पे कोई स्मॉल वॉल्यूम है। ठीक है, कोई स्मॉल वॉल्यूम है मेरे पास यहाँ पे ये। ठीक है, तो इस स्मॉल वॉल्यूम का मैंने आपको क्या बताया था कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो कोई ना कोई डाइपोल मोमेंट होगा, और वो डाइपोल मोमेंट हमने स्मॉल वॉल्यूम की कितनी ली थी, डी टाउ। ठीक है, और डी टाउ के लिए स्टूडेंट हमने क्या कहा था कि डी टाउ, और इसके लिए स्मॉल अमाउंट में जो डाइपोल मोमेंट होगा वो कितना हो जाएगा, डी पी हो जाएगा। यहाँ तक हमने डिस्कस किया। ठीक है, तो ये दैट डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम अगर मैं ले लूं, अगर मैं क्या ले लूं, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम अगर मैं ले लेती हूँ तो वही मुझे क्या देता है, मेरा पोलराइजेशन वेक्टर देता है। ठीक है, तो पोलराइजेशन वेक्टर क्या है स्टूडेंट हमारे पास, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, is known as polarization vector, ठीक है, तो यहां से मेरे पास क्या फॉर्मूला बनेगा इसका स्टूडेंट, पोलराइजेशन वेक्टर P इक्वल्स टू डी पी बाई डी टाउ। ये फॉर्मूला आपको लर्न है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास डालिए इसमें पॉइंट हेडिंग थर्ड हेडिंग डालिए। थर्ड हेडिंग हमारे पास क्या है, पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल। क्या है हमारे पास, पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल, और ये दोनों फॉर्मूले आप लर्न कर लीजिए एक बार। ठीक है, थर्ड है मेरे पास, थर्ड टर्म आ गई है हमारी निकल के यहाँ से। थर्ड टर्म हमारे क्या है, पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल। ठीक है, अब पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल हम कैसे निकालें, कि हम दो चीजें कर चुके स्टूडेंट। हमें पता है कि पोटेंशियल ड्यू टू ए जो डाइपोल हमारे पास, इसका फॉर्मूला क्या आया था, ड्यू टू ए डाइलेक्ट्रिक, सॉरी डाइपोल नहीं डाइलेक्ट्रिक। तो देखिए डाइलेक्ट्रिक के लिए पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल का मैंने आपको जो सभी फॉर्मूला बताया था कि V इक्वल्स टू क्या आया था हमारे पास, ये आया था P, स्मॉल वेक्टर लेंगे यहाँ पे, डाइपोल मोमेंट P डॉट आर कैप बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या था हमारे पास, आर स्क्वायर, यह था। ठीक है, अब उसके बाद एक टर्म अभी हम करके आए हैं स्टूडेंट की पोलराइजेशन वेक्टर। पोलराइजेशन वेक्टर कैपिटल P किसके इक्वल होता है हमारे पास, इट्स वॉल्यूम, इट्स डाइपोल मोमेंट पर यूनिट क्या रहता है हमारे पास, वॉल्यूम, ये रहता है। ठीक है, तो देखिए अगर मैं ये पोटेंशियल स्मॉल पार्ट के लिए लेती हूँ, अगर मैं ये पोटेंशियल
अपने स्मॉल पार्ट के लिए लेती हूँ, यानी कि डी वी अगर मैं लेती हूँ तो यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा, ये डी पी डॉट आर कैप बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, अब यहाँ से हम वैल्यू अगर निकालें तो डी पी मेरे पास ये क्या आ जाएगा, कैपिटल पी इंटू क्या आ जाएगा, डी टाउ। ठीक है, इंटू क्या आ जाएगा मेरे पास, ये डी टाउ। ओके, तो यहाँ से डीवी की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, डीवी इक्वल्स टू, दिस इज कैपिटल पी डी टाउ, और आर के साथ डॉट है, इसको इधर ले लीजिए, आर डॉट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट हमारे पास क्या है, और अगर हम क्या करते हैं, साथ में क्या आएगा, डी टाउ भी आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अगर हम क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं तो डीवी का इंटीग्रेशन मेरे पास कितना आ जाएगा भी। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ कैपिटल पी पोलराइजेशन वेक्टर, इसको मैंने आर को किस फॉर्म में, एक अनदर फॉर्म में ले लिया। क्या इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर आर बाय कितना हो जाएगा, ये मेरे पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब एंड दिस इज डी टाउ। ये आ गया मेरे पास यहाँ पे पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल, किसके लिए, डाइलेक्ट्रिक के लिए। ठीक है, तो ये रिजल्ट आपको अब ध्यान रखना है। अब इन्हीं फैक्टर को जो है, इन्हीं दोनों फैक्टर को, जो ये हमारे पास टर्म्स आई है, एक टर्म तो ये आ रही है हमारे पास, ठीक है, दूसरी टर्म हमारे पास क्या आई है, इसके फॉर्म में आई है, ये फॉर्म है, ये दोनों जो फॉर्म है आपको अभी याद रखनी है। ठीक है, अब इन नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड अपनी और ढेर सारे जो रिलेशन है उनको डिस्कस करेंगे। ओके ओके।